गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के इतिहास में जैसा कि हम इससे पहले जो है मौर्यकालीन मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी मौर्यकालीन घटनाएं थीं, अशोक और उससे संबंधित जो भी उनकी कला, संस्कृति, साहित्य और स्थापत्य था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम जो आगे देखेंगे कि मौर्य काल के बाद कौन सा वंश, यानी मौर्य काल के बाद शुंग वंश की स्थापना होती है। शुंग वंश, इस वंश के बारे में देखो मध्य प्रदेश से क्या क्या घटनाएं हैं वो हमारे लिए जरूरी है, और हम मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में ही जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुंग काल, मौर्य काल के बाद एक पुष्यमित्र शुंग हुए। कौन हुए? पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना होगी। अब वो देखेंगे कि मौर्य काल कैसे खत्म हुआ। तो मौर्य काल के बारे में हमने देखा था कि उसके जो राजाओं थे, उनका जो अंतिम राजा था जिसका नाम था बृहद्रथ। मौर्य काल का अंतिम राजा था जिसका नाम था बृहद्रथ। मौर्य काल का जो अंतिम राजा था जिसका नाम था बृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है, और इसी के नाम पर शुंग डायनेस्टी यानी शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है। अब ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये ब्राह्मण वंशित है। ठीक है। अब पुष्यमित्र जो शुंग वंश था, इसके जो पूर्वज रहे, उनका जो संबंध था वो मध्य प्रदेश के उज्जैन से रहा था। कहाँ से? जो पुष्यमित्र शुंग थे, इनके जो पूर्वज थे वो मध्य प्रदेश में पहले से ही रह रहे थे, और जिनका संबंध मध्य प्रदेश के उज्जैनी शहर से था। तो ये इनके जो पूर्वज थे वो मध्य प्रदेश के मूलतः निवासी थे। ठीक है। शुंग वंश की स्थापना कैसे होती है? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक जिसका नाम बृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है, और वहीं पर मौर्य वंश की जगह अब शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है। ठीक है। इसके बाद अब देख, इनमें क्या था कि जो पुष्यमित्र शुंग था, इसके जो समकालीन कुछ राजा भी थे, और इनके साथ इनके वाद विवाद चलते थे। इसका जो स्वतः कारण था कि साम्राज्यवाद करना, अपने राज्य को फैलाना। ठीक है। तो इसके लिए जो पुष्यमित्र शुंग था, अब इनका जो शासन कहाँ था, तो इनका जो शासन था मध्य प्रदेश का रीजन, उत्तर प्रदेश का जो रीजन था, और बिहार वाले रीजन में इनका जो है साम्राज्य फैला था। ठीक है। कहाँ? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में शुंग जो साम्राज्य था उसका विस्तार था। ठीक है। किंतु इन्हीं के समकालीन जो उड़ीसा वाला रीजन है, उड़ीसा वाले रीजन में एक कलिंग वंश था। ठीक है। जहाँ के राजा थे कलिंग नरेश खारवेल। ठीक है। इनका एक प्रसिद्ध अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख, और इसी में सर्वप्रथम भारतवर्ष की जानकारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। तो कलिंग नरेश खारवेल जो थे वो इनके समकालीन ही थे, और इन्हीं के समकालीन दक्षिण भारत में भी एक साम्राज्य था जो था सातवाहन वंश। ठीक है। दक्षिण भारत में कौन था? सातवाहन वंश था। अब क्या होता है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी युद्ध होता है। युद्ध का कारण वही था कि साम्राज्य को अपने विस्तार देना था। ठीक है। अब क्या होता है, इन दोनों में युद्ध होता है। पुष्यमित्र शुंग और कलिंग नरेश खारवेल के मध्य युद्ध होता है, जिसमें कलिंग नरेश खारवेल को पुष्यमित्र पराजित कर देता है। ठीक है। अभी क्या होता है, ये इसको हरा देता है, किंतु अब कलिंग नरेश खारवेल और फिर बाद में जो दक्षिण भारत में जो सातवाहन वंश था जिसके राजा थे शतकर्णी प्रथम। कौन थे? शतकर्णी प्रथम। इनके द्वारा भी इसको कलिंग नरेश खारवेल को जो है पराजित कर दिया जाता है। तो हमने देखा इसमें कि जो पुष्यमित्र शुंग था वो कलिंग नरेश खारवेल को भी पराजित करता है। ठीक है। और इन्हीं के समकालीन एक थे सातवाहन वंशी शासक जिनका नाम था शतकर्णी प्रथम। ये भी जो है कलिंग नरेश खारवेल को जो है पराजित कर देते हैं। ठीक है। अब ये जो
पुष्यमित्र शुंग था, ये जो है अपने साम्राज्य को काफी विस्तार देते हैं, ठीक है। और भारत के उत्तरी भारत में जो है इनका शासन था। और जैसा कि हमने देखा कि मौर्यों के पतन के बाद जो था शुंग, और मौर्यों का शासन भी तो यही था, तो मौर्यों के बाद भद्रथ की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग अपने साम्राज्य को शक्तिशाली और समृद्ध बनाता है, ठीक है। इसके लिए ये अपने जो समकालीन राजाओं थे उनके साथ युद्ध भी किए इसने, ठीक है। जैसा हमने देखा कि कलिंग नरेश खारवेल को भी ये पराजित करता है, ठीक है। अभी क्या होता है कि इसी के समकालीन जो थे, एक जो अपना यूनान वाला जो रीजन था वहां पे यूनानी शासकों का शासन था, तो यहाँ के जो शासक थे मेनांडर, ठीक है, तो ये मेनांडर पे भी जो है आक्रमण करता है, ठीक है। इन दोनों के मध्य भी पुष्यमित्र शुंग और मेनांडर के बीच युद्ध होता है, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि इसी टाइम अभी क्या होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे जिनका नाम था भद्रथ, अब उसका जो एक साला था यानी उसकी पत्नी का भाई था, उसका शासन यहाँ पे था, ये महाराष्ट्र वाले रीजन में जिसका नाम है विदर्भ, ठीक है। विदर्भ में उसका शासन था, क्या था उसका नाम? यज्ञसेन। विदर्भ में यज्ञसेन का शासन था, ठीक है। अब ये क्या करता है, अपने जीजा का बदला लेने के लिए ये क्या करता है, तो पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण करता है। कौन? यज्ञसेन, जिसका शासन विदर्भ में था। तो ये क्या करता है, पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण करता है, ठीक है। अब पुष्यमित्र शुंग का एक पुत्र था जिसका नाम था अग्निमित्र, ठीक है। अग्निमित्र क्या करेगा, अब इन दोनों के बीच युद्ध होगा, ठीक है, यज्ञसेन और अग्निमित्र के बीच में, ठीक है। तो इसका पुत्र जो था पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र, ठीक है। वो क्या करता है, यज्ञसेन को युद्ध में पराजित कर अपने एक मित्र जिसका नाम था माधवसेन, उसको जो है यहाँ का कार्यभार सौंप देता है। तो इनका जो विस्तार था तो उसका भी ये पूरा इनके अधीन हो जाता है। पुष्यमित्र और उनके पुष्यमित्र जो शुंग वंश था उसका जो साम्राज्य का विस्तार ये वाले रीजन में हो जाता है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि ये उज्जैन के मूल निवासी थे, ठीक है। इनने क्या किया, भद्रथ की हत्या कर दी थी, ठीक है, और भद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी, हमने देखा। फिर इनका शासन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन पे इनका शासन था। ये कलिंग नरेश खारवेल को भी पराजित करते हैं, ठीक है। इन्हीं के समकालीन एक सातवाहन वंशी सतकर्णी थे, ये भी इधर से क्या करते हैं, इसको पराजित कर देते हैं, ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल को। हमने देखा कि इनका जो साम्राज्य था वो लगभग उत्तरी भारत में फैला हुआ था जहां पर मौर्यों का शासन था, ठीक है। फिर क्या करते हैं, बाद में अपने साम्राज्य का विस्तार भी करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम अग्निमित्र के बारे में कुछ जानकारी देखेंगे। तो अग्निमित्र कौन था, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। कौन? अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन था, जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। ये जब पुष्यमित्र शुंग था तो ये क्या था, विदिशा का उपराजा था, ठीक है, विदिशा का उपराजा था। बाद में ये क्या करता है, जब राजा बनता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, विदिशा में एक जगह है जिसका नाम है वैशनगर, जो कि विदिशा का प्राचीन नाम भी है वैशनगर। इसको अपनी राजधानी बनाकर वहां पर अपने साम्राज्य का संचालन करता है, ठीक है। इसकी जानकारी जो है हमें कालिदास की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम, ये उसका हीरो था, ठीक है। तो इसकी जानकारी, ये पुस्तक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये शुंग वंश के शासक अग्निमित्र से संबंधित है, जिसमें इसकी जानकारी और इसके जो शासन संचालन था उससे संबंधित इसकी जानकारी हमें मिलेगी, ठीक है। मालविकाग्निमित्र ये किसकी पुस्तक थी, तो ये कालिदास की पुस्तक थी, ठीक है। और हमने देखा था कि भद्रथ जो था, ठीक है, भद्रथ क्या करता है, भद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। किंतु ये क्या करता है, इसका एक साला था, ठीक है, इसका पत्नी का भाई, जिसका नाम क्या था, यज्ञसेन था। और इसका शासन जो था मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र उसके बीच में एक विदर्भ है, ठीक है,
विदर्भ वाले क्षेत्र, मतलब महाराष्ट्र वाले रीजन में विदर्भ था, वहां पर यज्ञसेन का शासन था। ठीक है क्या, और अग्निमित्र ये क्या करता है, यज्ञसेन वृद्धरथ का बदला लेने के लिए शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र पर आक्रमण करता है, किंतु अग्निमित्र के जो फादर थे यानी उसके पिता वो युद्ध में भाग नहीं लेते हैं, तो उनका पुत्र उसमें भाग लेता है अग्निमित्र और यज्ञसेन को पराजित कर देता है युद्ध में। ठीक है, और पराजित करने के बाद इसका एक दोस्त था, ठीक है, जिसका नाम था माधवसेन। माधवसेन से क्या बोलता है कि आप जाओ विदर्भ में जाकर वहां का कार्यभार संभालो। ठीक है, ये वाले रीजन में। अब इसके बाद अग्निमित्र के बाद और भी कहीं शासक हुए हैं, पर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद इस वंश के एक 9वें शासक हुए जिनका नाम था भागभद्र। ये शुंग वंश के 9वें शासक थे। ठीक है, इन्हीं के समय की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसमें तक्षशिला के जो शासक थे, तक्षशिला यानी यूनान वाले जो रीजन में, वहां पे एंटियालकिड्स का शासन था। किसका? एंटियालकिड्स का। और एंटियालकिड्स क्या करते हैं, यहां से एक राजदूत को भेजते हैं इसके भागवत के दरबार में। ठीक है, जिसका नाम था हेलियोडोरस। क्या नाम था इनके राजदूत का? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस को जब ये भागवत के दरबार में भेजते हैं और वहां पर ये दोनों धर्म पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये भागवत से इतना ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और उस एक तो ये क्या स्वयं भागवत धर्म को फॉलो करने लगता है और ये क्या करता है, भागवत की उपाधि भी धारण कर लेता है। ठीक है, ये पूछा जाए कि भागवत की उपाधि किसने धारण की थी, तो हेलियोडोरस ने धारण की थी। ये कौन था, तो ये यूनानी शासक एंटियालकिड्स का एक राजदूत था जो कि शुंग वंश के शासक भागवत के दरबार में आया था। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या करता है कि विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है और ये भारत में भागवत धर्म की जानकारी का सर्वप्राचीन एक अभिलेख माना जाता है। ठीक है, इसको विदिशा में जो है आम भाषा में खंबा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो शुंग वंश था, अब इस तरह से शुंग वंश धीरे धीरे इसके शासक हुए और इस वंश का जो अंतिम जो शासक था जिसका नाम था देवभूति। ठीक है, देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था जिसकी स्थापना वासुदेव कर्ण के द्वारा की जाती है और इसकी जगह पर अब पुष्यमित्र की जगह पर अब कौन सा वंश आ जाएगा? कर्ण वंश आ जाएगा। एक बार हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है हम शुंग कालीन कला साहित्य और उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, हमने देखा शुंग वंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे जिसका नाम वृद्धरथ है, उसकी हत्या कर गद्दी पर बैठा और इनका जो संबंध था मूलतः इनके जो पूर्वज थे वो उज्जैन के निवासी ही थे। ठीक है, इन्होंने कलिंग नरेश खारवेल पर भी आक्रमण किया। हमने देखा कि इनने पुष्यमित्र शुंग ने यूनानी शासक मेनांडर पर भी आक्रमण किया। फिर पुष्यमित्र के पुत्र था अग्निमित्र जिसने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को पराजित कर वहां अपने पुत्र अपने मित्र माधवसेन को यहाँ पे कार्यभार सौंपा। ठीक है, और उसी के समकालीन दक्षिण भारत में ये राजा थे जैसे सातवाहनों का शासन था। फिर कलिंग में कलिंग नरेश खारवेल थे और यहाँ दक्षिण भारत में चोल चेर पांड्य का शासन भी इन्हीं के समकालीन था। फिर हमने अग्निमित्र के बारे में देखा कि ये विदिशा का उपराजा था पिता के शासन संचालन के दौरान। फिर उसके बाद ये राजा बनता है, वेशनगर को राजधानी बनाकर शासन करता है। इसकी जो जानकारी कालिदास की एक प्रसिद्ध पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम में मिलती है जो कि उसका ये नायक था। ठीक है, और इस वंश के 9वें शासक थे भागवत के एक महत्वपूर्ण घटना थी जो क्या थी कि तक्षशिला यानी यूनानी शासक जो थे एंटियालकिड्स और अपने राजदूत हेलियोडोरस को भागवत के दरबार में भेजते हैं। ठीक है, और यहीं पर ये भागवत धर्म को अपना लेता है और भागवत की उपाधि भी धारण करता है। ठीक है, और ये भारत में भागवत धर्म का सर्वप्राचीन जो है अभिलेख माना जाता है। कला साहित्य के बारे में देख लेते हैं कि शुंग काल में कौन कौन सी कला साहित्य के बारे में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, जिसमें शुंग काल में ही जो मनुस्मृति थी जिसकी रचना मनु के द्वारा की गई थी। तो पूछ सकते हैं कि मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई थी, तो वो शुंग काल में की गई थी।
साथ ही साथ हमने देखा था कि ये जो थे शुंग वंशी जो ब्राह्मण वंशी थे, ठीक है। इससे पूर्व जो था हमने मौर्य वंश देखा, तो उससे पूर्व जो था बौद्ध धर्म का जो है बहुत ज़्यादा उत्थान हो गया था। तो यहीं पे इसी वंश में, इस वंश के द्वारा क्या होता है कि ब्राह्मण वंश का जो है पुनः उत्थान होता है, ठीक है। और इस वंश में जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा का भी विकास हम देखते हैं। इसमें जो पतंजलि थे, पतंजलि जो है संस्कृत भाषा में ही महाभाष्य की रचना करते हैं, ठीक है। तो संस्कृत भाषा के विकास में पतंजलि ने जो है इसी वंश के टाइम पे जो है महाभाष्य की रचना पतंजलि के द्वारा की जाती है। और साथ ही साथ कात्यायन जिन्होंने गार्गी संहिता की रचना की थी, ठीक है। तो ये दोनों ही पुस्तक महत्वपूर्ण है। पतंजलि की रचना जो है पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, कात्यायन ने गार्गी संहिता की रचना की थी, ठीक है। मनुस्मृति की रचना मनु के द्वारा इसी वंश में की गई थी, इसी वंश के टाइम पीरियड के टाइम की गई थी। और शुंग काल में ही जो ब्राह्मण धर्म का जो है पुनः उत्थान होता है और संस्कृत भाषा का उत्थान माना जाता है, ठीक है इसको। और इसमें पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की और गार्गी संहिता की रचना कात्यायन के द्वारा की गई थी, ठीक है। अब इनने स्थापत्य के क्षेत्र में भी इसने दो एक काम किए, तो वो देखते हैं, जिसमें सांची के स्तूप का निर्माण तो जो है हम जानते हैं कि अशोक ने किया था, किंतु इसकी जो रेलिंग थी, जो रेलिंग बनवाने का काम जो था वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब ये है कहाँ पे, तो ये रायसेन में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप बना है, ठीक है। इसकी खोज जो है 1818 ईस्वी में जर्नल टेलर के द्वारा की गई थी, ठीक है। सांची स्तूप की खोज जो है 1818 में जर्नल टेलर के द्वारा की गई थी। और इसकी जो रेलिंग बनवाने का जो काम था वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। इसमें देखते हैं हम, इसमें 3 स्तूप थे, ठीक है। बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि इसमें 3 स्तूप थे। एक स्तूप ये था, बीच में एक बड़ा स्तूप है जिसे हम महास्तूप के नाम से जानते हैं, और एक और स्तूप था, ठीक है। यहाँ पे 3 स्तूप है। स्तूपों की संख्या कुल कितनी है, 3 स्तूप है, ठीक है। किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ महास्तूप जो है, इसमें जो भगवान महात्मा बुद्ध थे उनके 2 शिष्य थे, एक का नाम था सारिपुत्र और एक का नाम था मोदगलायन, ठीक है। इन दोनों के जो अवशेष हैं वो इसी महास्तूप में जो है रखे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम कि भरुत स्तूप, ठीक है। भरुत स्तूप की जो है, जो इसका जो निर्माण कार्य जो अशोक के द्वारा कराया गया था, किंतु इसकी जो 4 दीवारी और जो तोरण का जो निर्माण है वो भी जो है पुष्यमित्र शुंग ने करवाया है, ठीक है। इन दोनों का निर्माण कार्य किसने किया, अशोक ने किया था, ठीक है। किंतु सांची स्तूप में रेलिंग किसने बनवाई, शुंग वंशों ने, शुंग वंशी जो शासक थे, जिसमें पुष्यमित्र शुंग की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। इसी तरह भरुत स्तूप की जो 4 दीवारी और तोरण भी किसने बनवाई है, तो वो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाई है, ठीक है। मनु इसी काल की जो एक बार रिवीजन कर लेते क्या है, तो मनुस्मृति की रचना जो है मनु ने इसी काल में की है, ठीक है। ब्राह्मण धर्म का उत्थान हो जाता है। इससे पूर्व हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो है बहुत ज्यादा प्रचलित था। संस्कृत भाषा का उत्थान होता है, जिसमें पतंजलि जो है महाभाष्य की रचना करते हैं, कात्यायन जो है गार्गी संहिता की रचना करते हैं। सांची स्तूप जो कि रायसेन जिले में है, 1818 में जर्नल टेलर ने इसकी खोज की थी। इसकी जो रेलिंग थी उसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था। भरुत स्तूप जो कि सतना में है, सतना में भी कहाँ, उचेहरा में, ठीक है। इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंगम महोदय ने 1873 में की थी, ठीक है। इसकी जो 4 दीवारी और तोरण का निर्माण करवाने का कार्य जो था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया था। इसी के साथ जो है हमारा शुंग वंश समाप्त होता है।